हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 33 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। तो जो मराठे पराजित हुए थे वो अफगानों से पराजित हुए थे। बात करें कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट, वो किस किस के बीच में हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसमें बाबर क्या हुआ था, बाबर आपका विजयी हुआ था, ठीक है। बाबर आपका विजयी हुआ था। जो सेकंड युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका अकबर वर्सेज हेमू विक्रमादित्य। इसमें विजयी कौन हुआ था, तो इसमें विजयी हुआ था अकबर, ठीक है। ये तीन युद्ध हुए थे पानीपत के, पहला, दूसरा और आपका तृतीय। तृतीय हुआ था आपका मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अंकुर वाट का जो मंदिर है, अंकुर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो अंकुर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो आपका कंबोडिया में स्थित है अंकुर वाट का मंदिर। बात करें कंबोडिया की राजधानी कौन सी है, तो नोम पे इसकी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। शनि ग्रह के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं, तो शनि के हैं। कितने हैं, 146। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है, ठीक है। कौन सा है, चंद्रमा। और शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और बुध जो दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, शनि के बारे में एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या पाई जाती है, बलय पाए जाते हैं, यानी रिंग पाए जाते हैं। रिंग कर लीजिए या फिर बलय कर लीजिए। शनि की चारों ओर क्या पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन थे। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो विधि मंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। राजकुमारी अमृता कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर वो आपकी स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। और जो जॉन मथाई थे वो आपके कौन थे, वो आपके रेल मंत्री थे, ठीक है। और सरदार बलदेव सिंह कौन थे, आपके रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार का विस्तारित रूप क्या है। कार का विस्तारित रूप होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी खेल में जो टोटल खिलाड़ी होते हैं वो आपके 12 होते हैं, लेकिन जो कोर्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कोर्ट में आपके 7 खिलाड़ी कोर्ट में होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। बात करें कबड्डी का जो कोर्ट होता है उसका माप कितना होता है, उसका जो माप होता है वो 13x10 मीटर का होता है, यानी 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस अभिनेत्री अथवा अभिनेता को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो देविका रानी को मिला था। वर्तमान में यानी कि 2023 में, वैसे तो अभी 2024 चल रही है, लेकिन 2023 में जो मिला है वो किसको मिला है, वो आपका वहीदा रहमान को मिला है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। और जो दादा साहब फाल्के कौन थे, तो ये दादा साहब फाल्के को बोला जाता है कि ये भारतीय सिनेमा के पिता थे, भारतीय सिनेमा के पिता इनको कहा जाता है, ठीक है। और जो इस साल यानी कि 2023, यानी इस साल जो मिला है वो 2023 का मिला है, तो किसको मिला है, वो वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपका करनाल में पड़ता है। और करनाल कहाँ पड़ता है, आपका हरियाणा में पड़ता है। बात करें कोयम्बटूर में, तो कोयम्बटूर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, गन्ना, ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर कोयम्बटूर में है। जबकि बात करें कि नई दिल्ली में कौन सा है, जो नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपका नई दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो ये समकक्ष होता है आपका कमांडर के समकक्ष होता है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोर आशा अंतरीप कहलाता है। जो आशा अंतरीप है वो दक्षिण अफ्रीका के कौन से छोर पर है, तो आपका सबसे दक्षिणी जो छोर है
अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी छोर है उसको क्या बोलते हैं, आशा अंतरिप कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको आशा अंतरिप। नेक्स्ट देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो आपकी इंदिरा गांधी थी, इन्होंने ही ये नारा दिया था। देखिए इस योजना में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इस योजना में नया पॉइंट शुरू हुआ था। वो क्या शुरू हुआ था? इस योजना में आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो काम के बदले अनाज प्रोग्राम जो शुरू हुआ था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम कोई एज नहीं होनी चाहिए, यानी अधिकतम एज का कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम कितनी भी हो, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति के लिए हो, चाहे आपका उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी उम्र चाहिए आपको? 35 वर्ष चाहिए, जबकि 25 वर्ष किसके लिए चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, यानी पीएम सीएम के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए, जबकि 21 वर्ष किसके लिए चाहिए? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसके लिए आपको उम्र चाहिए कम से कम 21 वर्ष, जबकि 30 वर्ष किसके लिए चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य और अथवा विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम उम्र कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए आपकी। अगला क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है आपका? जकार्ता में पड़ता है आसियान का मुख्यालय, ठीक है। बात करें आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। बात करें आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान में अभी वर्तमान में 11 देश शामिल हैं, जिसमें नवीनतम जो 11वां देश बना है वो कौन सा बना है? तो ये बना है तिमोर ईस्ट, तिमोर ईस्ट आपका नया देश शामिल हुआ है, ठीक है। बात करें क्या इसमें भारत शामिल है या नहीं है? तो भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? लहर, आंसू, रामायणी या फिर ये सभी? तो ये सारी रचना किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं आपकी जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसमें नोट का उपयोग किया जाता है? तो नोट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो गति में नोट का उपयोग किया जाता है। एंगस्ट्रॉम किसको व्यक्त करने की इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम आपको लंबाई नापने के लिए या फिर दूरी नापने के लिए उपयोग की जाती है एंगस्ट्रॉम। यदि आपसे पूछा है कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, यानी कि जो गोले का पृष्ठ तनाव होता है वो और शेप की अपेक्षा सबसे कम होता है, इसलिए जो बूंदें आती हैं वो अपने को कम से कम पृष्ठ तनाव में रखने के लिए गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूक्ष्मदर्शी किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी जो वेदन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है? तो सबको पता है कि किसकी अधिक होती है, तो सबसे अधिक जो होती है वो गामा किरणों की सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है, क्या घेरती है? तो कम आयतन घेरती है, ठीक है। आदर्श गैस की तुलना में जो गैस होती है दूसरी वो कम आयतन घेरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील है? तो कौन सा लवण पानी में घुलनशील है? तो मैंने अभी बताया था आपको, पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो पानी है वो सार्वत्रिक विलायक है, तो पानी में सारे ही लवण क्या है? घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है?
तो द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका पारा है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल और या पेनिसिलिन या फिर ये सभी। तो एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी है? तो पेनिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह का कारण है। मधुमेह क्यों होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय से। अग्न्याशय से निकलता है आपका इंसुलिन। ठीक है, अग्न्याशय की एक कोशिका होती है, वो कौन सी होती है? बीटा कोशिका। अग्न्याशय की बीटा कोशिका से निकलता है आपका इंसुलिन। इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? इसकी कमी के कारण आपको डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक है। तो ये कैसी क्रिया है? ये एक आपकी हार्मोनी अनुक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धान में जो खैरा रोग होता है वो निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो जो धान में खैरा रोग होता है वो आपका किसकी कमी से होता है? तो आपका जिंक की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, जिंक का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल मोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, जो गोपाल है वो मोहन से तो बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। जो मैंने आपको लंबाई दिखाई है वो इस क्रम में दिखाई है, नीचे से बढ़ते क्रम में। आगे दे रखा है कि मोहन सोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। जो मोहन है वो सोहन से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है? राम से छोटा है। आपको दे रखा है कि जो मोहन है वो सोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। तो राम सबसे ऊपर रहेगा। और सबसे आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा इनमें कौन है? तो राम सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो इनमें भिन्न शब्द बता दीजिए कौन सा है। तो देखिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद और यजुर्वेद। इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका? आयुर्वेद। देखिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद ये क्या है आपके? ये आपके वेद हैं, जबकि ये आपका उपवेद है। ये आपका वेद का हिस्सा है लेकिन ये वेद नहीं है। चौथा वेद कौन सा है? तो चौथा वेद आपका सामवेद। चार वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जबकि आयुर्वेद आपका वेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी एफ का संबंध आई के एम से है तो एनओपी का संबंध किससे होगा? तो देखिए, डी में जब हम 5 जोड़ेंगे तो आई मिलेगा, और ई में जब हम 6 जोड़ेंगे तो के मिलेगा, और एफ में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमें एम मिलेगा। उसी प्रकार एन में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19 हमें क्या मिलेगा? एस मिलेगा। और ओ में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 21 यानी कि यू मिलेगा, और पी में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 23 यानी कि डब्ल्यू मिलेगा। तो एस यू डब्ल्यू किसमें कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये दे रखा है, दी गई अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर गलत है? तो इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इसमें गलत अक्षर कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है? तो पहली 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल कैसे निकालते हैं? तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था? 1/2 एन एन प्लस 1। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 है। तो रख दीजिए यहाँ पे 1/2 गुणा 10 गुणा 10 प्लस 1 यानी कि 11। सॉल्व कर लेंगे, 2 से कटेगा 5 बार और 11 पंजे 55। पहली 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो 55 इसका योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/0.04 किसके बराबर होता है? देखिए, 1/0.04 दे रखा है, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 यानी कि 2 जीरो आ जाएंगे। ऊपर हो जाएगा आपका 100 और नीचे बचेगा आपका 4। तो 100/4 बराबर कितना होता है? 20। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 322 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपको ये पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस के 2a भी होता है, तो 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है? 1 में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा? एक्स की पावर 4 प्लस के 1/x की पावर 4 प्लस के 2। क्लियर?
अब देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 322। तो यहाँ आ जाएगा 322 प्लस के 2, ये हो जाएगा आपका 324। राइट आंसर कितना हो जाएगा 324। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन समरेखी बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। मान लीजिए तीन आपके ये बिंदु हैं इस तरह से, ठीक है। असमरेखी का मतलब होता है कि एक रेखा में नहीं है, ठीक है। तीन ऐसे बिंदु हैं तो इनसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इनसे मिला के सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है और कोई दूसरा वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर ऊंची है। उस पानी टंकी की धारता बताइए। तो धारता क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो धारता बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 1। तो 6 चौक 24 एकम 24, तो 24 घन मीटर क्या हो जाएगा आपका टंकी की धारता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा भी कॉट थीटा होता है और अंडर में cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 भी आपका क्या होता है कॉट थीटा ही होता है। यानी कि ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 23 के पावर 3 कितना होता है। 23 की पावर 3 बराबर कितना होगा, तो होता है, तो देखिए जैसे हम बात करेंगे 23 का घन कितना होता है, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। इसका मतलब 23 का जो भी घन होगा उसका इकाई अंक कितना होगा, उसका इकाई अंक कितना आएगा 7 निकल के आएगा, जो कि दो ऑप्शन में दे रखा है, इसमें इसमें और इन दोनों में ऑप्शन में नहीं है। ये दोनों आंसर तो हमारा हो नहीं सकता, बचा ये दोनों ऑप्शन। तो देखिए 23 से कम होता है 20, 20 का यदि हम घन की बात करें तो 20 का घन कितना होता है, 20 का घन होता है आपका 8000। 20 की पावर 3 कितना होता है 8000 होता है। तो 23 की पावर जो 3 होगी वो 8000 से तो अधिक ही होगी, लेकिन ये कितना दे रखा है 2000 और ये कितना दे रखा है 12000। तो इसमें 8000 से अधिक कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सहअवाची संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है। दो सहअवाची संख्या मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका महत्तम समावर्तक कितना होता है, तो उनका महत्तम समावर्तक 1 होता है। एक टोकरी में रखे 36% सेब खराब हैं, यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या कितनी है 144 हो, तो कुल सेबों की संख्या कितनी होगी। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो टोकरी में सेब थे वो 100% थे, उसमें से कितने परसेंट सेब खराब हो गए, 36% सेब आपके खराब हो गए। कितने परसेंट सेब बचे, तो 100 माइनस का 36 यानी कि 64% आपके सेब बचे, जो कि आपके अच्छे सेब होंगे। लेकिन अच्छे सेबों की संख्या है कितनी 144 दे रखी है, इसका मतलब 64% की वैल्यू दे रखी है आपको 144। क्लियर। आपसे पूछा गया है कुल सेबों की संख्या, तो कुल सेब कितने 100%, तो 100% की वैल्यू पूछी है आपसे, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 144 बटे में 64, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 144 बटे में 64 गुणा 100। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 16 चौका 64, 16 नंबर 144 और 4 से कटेगा आपका 25 बार, 25 नंबर 225। आपका राइट आंसर कितना जाएगा 225। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पुरानी पुस्तक 180 रुपये में खरीदी गई और उसकी जल्दसाजी पर 20 रुपये खर्च हुए। यदि वो 20% के लाभ पर बेची गई हो तो उसमें का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 180 में तो खरीदी थी और 20 रुपये उसमें जल्दसाजी पर खर्च हुए, तो उसे कितने रुपए की पड़ेगी वो 180 प्लस 20, यानी कि उसे 200 रुपये में तो वो पड़ी। अब उसने 20% लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेची होगी, तो 200 का डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए, तो ये से 2 जीरो खत्म, 120 दूनी 240, तो उसने वो कितने रुपए में बेची होगी 240 रुपये में उसने बेची होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीते के 4 टुकड़ों की माप दे रखी है 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 और 80 सेंटीमीटर। फीतों की औसत लंबाई बताइए, औसत लंबाई कितनी हुई। तो औसत लंबाई कैसे निकालें, कुल लंबाई बटे में संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 और 4। कुल लंबाई देख लीजिए कितनी होगी, तो 35 प्लस 40 प्लस 65 प्लस के 80 बटे में संख्या कितनी है, तो 4 है। तो इन सबका जोड़ कितना हो जाएगा 210 बटे में 4 बराबर कितना आ जाएगा 55। औसत लंबाई कितनी हो जाएगी, औसत लंबाई हो जाएगी आपकी 55। नेक्स्ट देखिए, यदि अंडरूट 5 की वैल्यू 3 दे रखी है तो 1/√5 कितने के बराबर होगा। देखिए 1/√5, अंडरूट 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.236, यानी अब आपको एक में 2 दशमलव
2 3 6 से भाग करना है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएंगे 3 जीरो, यानी कि 1000 बटे में 2236। इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए इसको सॉल्व करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसमें आपको रेंज मेथड लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे, आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए, ऊपर मान लीजिए 100 है, ठीक है, नीचे मान लीजिए 223 है। क्लियर, एक एक अंक आपने हटा दिया। तो देखिए 22 पंजे कितने होते हैं, 110, और 22 चौक कितने होते हैं, 88, यानी कि 5 से कम आएगा आपका आंसर और 4 से अधिक आएगा। 5 से कम आएगा और 4 से अधिक आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जो 5 से कम है और 4 से अधिक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51,200 का 12.5% ब्याज से दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो, प्रति छमाही हो। जब बात छमाही की होगी तो समय क्या हो जाएगा आपका डबल, और दर क्या हो जाएगी आपकी आधी हो जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए चूंकि ब्याज क्या है, छमाही है, तो इसलिए दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 5 दूनी 24 25, 25 बटे 2 का भी आधा हो जाएगा, यानी 25 25 बटे कितना हो जाएगा, ये 25 बटे 4% हो जाएगी। और समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, पहले 1 वर्ष थी तो अब समय का होगा डबल हो जाएगा, यानी कि अब समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ब्याज निकालनी है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो ब्याज पहले हम मिश्र धन निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद में मिश्र धन में से मूलधन घटा के ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपन 100 की पावर एन। तो ए की वैल्यू कितनी है, सर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप वैल्यू रखते जाइए और सॉल्व कर लीजिए। पी की वैल्यू कितनी है, 51,200, 1 की वैल्यू तो 1 रहेगी, आर की वैल्यू कितनी है, 25/4, यहाँ से 25/4 हो जाएगा, गुणा 100 है नीचे, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25 का 100, ठीक है, तो 4 इंटू 4 कितना, 16, 16 और 1 17, 17/4 यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 512 गुणा 17 गुणा 17 बटे में 16 गुणा 16, क्लियर। उसको सॉल्व कर लेंगे, 16 से कटेगा आपका ये 16 3 48 और 16 दूनी 32, यानी 3200 बार कटेगा, और 16 दूनी 32, यानी कि आपका 200 बार कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 गुणा 17 का बार कितना होता है, 17 का बार होता है 289, इसमें गुणा कर देंगे 200 का, कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 ने 18, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 57,800, ठीक है, 57,800, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आएगा, मिश्रण। अब आपको ब्याज चाहिए था, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रण में से मूलधन को घटा के। अब आपको मिश्रण कितना था, 57,800, और मूलधन कितना था आपका 51,200, 51,200 घटा देंगे तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। हटा दीजिए, 0 से 0, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यानी कि आपका ब्याज कितनी निकल के आ गई, 6600 आपकी ब्याज निकल के आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एक कार्यालय में महिला तथा पुरुष कर्मचारियों को जो अनुपात है वो 3:5 है, यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो दे रखा है वो 3:5 दे रखा है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी कम है, 40 कम है, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए यदि अनुपात में बात करेंगे तो 3 और 5 में से कितने का अंतर है, तो जो महिलाएं हैं वो 3 है, और फीमेल, सॉरी ये उल्टा कर दिया है, ये फीमेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेल, ठीक है। तो जो फीमेल है वो कितनी है, 3, और मेल कितने हैं, 5, कितनी कम है, यहाँ से 5 माइनस के 3, यानी कि 2 यूनिट की कमी है, जो कितने के बराबर दे रखी है, 40 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 40 बटे में 2, यानी कि 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 20 मिल गई। आपसे पूछा है कुल कर्मचारी कितने थे, कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8, कुल कर्मचारी कितने हैं, 8। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 8, यानी कि 160, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 160। नेक्स्ट देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 6 मिनट में जाती है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में जाएगी, यानी कि देखिए 1 किलोमीटर जाती है कितने मिनट में, 6 मिनट में जाती है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितने कितने किलोमीटर जाएगी, 60 मिनट में जाएगी, इसका 10 गुना हुआ, तो यहाँ पे भी इसका 10 गुना हुआ, तो 10 किलोमीटर जाएगी। और 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना जा रही है, 10 किलोमीटर जा रही है, तो उसकी चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जो चाल बने बैठी वो a प्लस बी इसको मान सकते हैं, ये क्या है,
ए आपकी नाभ की चाल है, बी क्या है आपकी धारा की चाल है। तो जो धारा की दिशा में चाल बनती है वो कितनी बनती है, ए प्लस बी बनती है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो विपरीत दिशा में क्या होता है हमारा, ए माइनस के बी होता है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, जब 1 किलोमीटर जाने में उसे 10 मिनट लगते हैं तो 60 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी, 10 का। लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आपको। यानी 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी, 60 मिनट में जाएगी, इसका कितना गुना हुआ है, 6 गुना। तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। यानी कि विपरीत दिशा में जाने में उसे 6 किलोमीटर, सॉरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बनती है उसकी। 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा होता है। ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में उसकी चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, यानी बी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू बराबर बी बराबर होता है, बी बराबर 10 माइनस के 6 बटे में 2, यानी इन दोनों का अंतर और बटे में 2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस के 6 यानी कि 4 बटे में 2 यानी कि कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये था आज का प्रैक्टिस है। वीडियो आपको कैसी लगी, जय हिंद जय भारत।